CPIM ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਲੋਤਪਾਲ ਬਾਸੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਲੋਤਪਾਲ ਬਾਸੂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इस सभा का संचालन कर रहे हैं जो साथी सुप्रीत मंच पे बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के पंजाब के सेक्रेटरी कॉमरेड सुखविंदर सिंह सेखों, हमारे दूसरे साथी देशभक्त समिति के जो पदाधिकारी और आप सारे साथियों को इस मौके पे पार्टी की ओर से मैं सलाम करना चाहूंगा। मेरी व्यक्तिगत ओर से भी इस कार्यक्रम में भाग लेने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए पंजाब पार्टी के नेताओं को मैं शुक्रगुजार हूं। शहीदों को अरमानों को हासिल करने का हमारा जो इरादा हमने फैसला किया है, हमारे देश में आज फिलहाल जो माहौल है उस माहौल में हमारी देश की आजादी के संघर्ष और हमारे शहीदों का कुर्बानियों का जो यादें हैं वो हमारे देश की लोगों के पास गांव-गांव में शहर में पहुंचाना आज के बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि जो अरमानों को लेके हमारे देश को आजाद करने के लिए जो अपना जान निछावर कर दिया था, उस आजादी के तमाम असूलों के साथ आज विश्वासघात हो रहा है, आज गद्दारी हो रहा है। तो इस समय में अगर हम लोगों तक हमारे देश की आजादी के जो विरासत है, आजादी के संघर्ष के जो विरासत है, उसको अगर उजागर ना करें तो हमारे देश के भविष्य खतरे में आ जाए। तो इसलिए हम पहले थोड़ा सा आपसे माफी मांग लेते, क्योंकि हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी को इस कार्यक्रम में भाग लेना था। अचानक हमारे पार्टी के जो 2 संस्थापक हैं जो अब तक जिंदा थे, उनमें से एक कॉमरेड एन शंकरैया जो हमारे तमिलनाडु के सेक्रेटरी भी रहा करते थे और किसान सभा का सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे, उनका अचानक डेथ हो गया परसों। 100 साल से ज्यादा उनका उम्र था, तो उसका फ्यूनरल आज है, तो इसलिए कॉमरेड सीताराम को उस फ्यूनरल में शरीक होने के लिए जाना पड़ा। तो इसीलिए मतलब वो भी जा रहे थे कि इस ऐतिहासिक एक मौके पे आना, तो ये नहीं हो पाया है। फिर हम लोग बोल रहे थे
हम पंजाब में ये फैसला किए कि हमारी देश की आजादी के संघर्ष के जो विचारधारा थे, हमारी जो राजनीति थी और जो संघर्ष में हमने कुर्बानी दी है, जो आंदोलन को लेके वो हमें देश के लोगों के पास जाना है। और इसमें हम जानते हैं कि देश के अंदर पंजाब के जो भूमिका है, देश की आजादी का आंदोलन ऐसे गौरवशाली परंपरा आपको दूसरे जगह में देखने को नहीं मिलेगा। और आज भी अगर अंडमान में आप चले जाए और वो जो काला पानी में जो दिन गुजारे हैं आजादी के संघर्ष के लिए, उसको सहन करना पड़ा, वो जो सूची है, उस सूची में आप दो प्रदेश के, दो सूबा के लोगों का नाम बड़े संख्या में मिलेगा। एक आपके पंजाब के और दूसरा जो सूबे से मैं आता हूं बंगाल का लोगों का नाम मिलेगा। मुझे याद है एक बार पार्लियामेंट की ओर से हम लोग गए थे अंडमान के सफर करने के लिए। तो किसी को छोटा करने का सवाल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के लोग थे, दूसरे जगह के लोग थे, तो वो पूछे ये तो सारा ही नाम बंगाल और पंजाब से है। तो जाहिर बात है कि पंजाब के और बंगाल के लोग बड़े संख्या में आजादी के संघर्ष में भाग लिए और आजादी के लड़ाई में अलग अलग विचार थे, अलग अलग धारा के लोग थे, लेकिन ये तमाम धारा के लोगों को एक साम्राज्यवाद विरोधी एक मंच पे इकट्ठा करने के कोशिश में हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ये जो गदर पार्टी का नाम गदर हुआ, इसका भी एक पृष्ठभूमि है। 1857 में जो गदर हुई थी, पहली जो हमारी देश की आजादी के संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ, उस गदर से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने गदर पार्टी बनाया। जो पंजाब के प्रवासी जो पहुंचे थे अमेरिका, उन्होंने यह सवाल उठाया कि हमारे खिलाफ भेदभाव क्यों। ये जो इतिहास उपलब्ध है अभी, जब करतार सिंह सरावा वहां पे पहुंचे, कितना साल था उनका, 15-16 साल। तो उनको अमेरिकियों ने पूछा कि तुम क्यों आए, तो बोल रहा है मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूं। तो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका क्यों आया? तो नहीं, हम तो कुछ पढ़ाई किया है, लेकिन और बेहतर पढ़ाई हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए मैं पहुंचा हूं। अगर हम आपको अमेरिका में प्रवेश करने का इजाजत नहीं देंगे तो क्या होगा? वो मान्यता होगा, क्योंकि हमारे दुनिया के विकास के लिए शिक्षा चाहिए, तालीम चाहिए, और हम अगर तालीम के लिए आए हैं और आप इनकार कर रहे हो तो आप एक हिसाब से सभ्यता के खिलाफ, दुनिया के विकास के खिलाफ आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में उनको मौका मिला, और मौका मिलने के बाद तुरंत उन्होंने ये समझ लिया कि वहां पे जो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ भेदभाव हो रहा है।
और जब तक हम हमारे मुल्क को आजाद नहीं कर सकते, हम सर ऊंचा करके खड़ा नहीं रह सकते। तो देश की आजादी के लिए लड़ाई करना ये सबसे ज्यादा जरूरी सवाल था उन दिनों में। और अब देखा 2-3 साल के अंदर जो गदर पार्टी का जो अकबर था वो निकालना, वो पूरा फैलाना, मजदूरों के बीच में काम करना, भारतीय सेना के बीच में काम करना, काम शुरू कर दिया। अब उन्हीं दिनों में अगर देखोगे हमारे देश के अलग अलग भागों में साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाले बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे राजनीतिक संगठन खड़ा हुआ। उसी धारा की एक मुख्य हिस्सा था गदर पार्टी, गदर आंदोलन। और इसीलिए हम देखते हैं कि 19 साल का नौजवान, उसके जब तथाकथित, वो तो सही उसका विचार नहीं होता, उनके तथाकथित नए व्यवस्था में जब वो विचार हुआ, लोग पूछा इसका उम्र कितना है, तो 19 साल। लेकिन 19 साल से होने से आप कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। साम्राज्य के खिलाफ जितने सारे साजिश है, हर साजिश में ये एक नंबर। और उनको फांसी चढ़ा के उसको मार देने का वो हुआ। अब देखें उन दिनों में, आज से 108 साल पहले उनका शहादत हुई, और उन दिनों में उन्होंने ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो वसूल है, हर समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके आजादी के लिए लड़ना। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो धर्म मजहब के साथ राजनीति को मिला देते हैं, उनके अंदर वो सब बातें नहीं थी। आज बहुत सारे लोग बताते हैं वो देशभक्त, उनके साथ कोई सहमत नहीं होगा तो ये राष्ट्रवाद विरोधी है, एंटी नेशनल है। लेकिन उन दिनों में ऐसा सोच नहीं था। हर आदमी को, जिसको हम बोलते हैं कौमी मुक्ति संघर्ष, पूरे जात पात धर्म मजहब उसके ऊपर उठ के लोगों को इकट्ठा करना, उसी के अंदर, उसी में उभरे थे हमारी देश की धर्मनिरपेक्षता का अवधारणा। तो इसीलिए अब उस गदर आंदोलन के लोग बाद में किसान आंदोलन संगठित किए, मजदूर आंदोलन संगठित किए, और पंजाब में ये जो क्रांतिकारी धारा और ये जो लोगों का एकता, ये जालियांवाला बाग तक पहुंच गए। जब शहीद आजम भगत सिंह को पकड़े थे लोग ब्रिटिश, तो उनके जेब में एक ही फोटो निकला, वो फोटो था करतार सिंह सराभाई। तो पूछा गया, वो बोला ये हमारा हीरो है। ये हमें प्रेरित करता है, और इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं करता हूं और करता जाऊंगा। तो इसीलिए आज ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में ये आजादी के संघर्ष के ये जो दो बुनियाद हमारे, एक साम्राज्य का विरोध करना और दूसरा धर्मनिरपेक्षता का जो नीति है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको इकट्ठा करने का जो नीति है, ये
सबसे बड़ा चुनौती इसके लिए है और सबसे बड़ा खतरा है। हम तो सोच नहीं सकते, जो हमारे देश आजादी की लड़ाई किया था, आज 21वीं सदी में आके एकमात्र मुल्क पूरे दुनिया में फिलिस्तीन, जिस फिलिस्तीन के लोग आज आजादी के लिए लड़ रहा है और जिसको बिल्कुल बेरहमी से, बेदर्दी से जो कत्ल किया जा रहा, 11,500 के आसपास लोग मारे गए हैं गाजा के अंदर, जिसका दूती है जायनिज्म, जायनवाद, जो जबरदस्ती ऊपर से साम्राज्य ने थोपा था, अंग्रेजों ने थोपा था फिलिस्तीन के अवाम के ऊपर। उनका नीति शुरू से ये रहा कि हम ये फिलिस्तीन के जमीन से उन लोगों को खदेड़ देंगे, फिलिस्तीनियों को खदेड़ देंगे और धर्म आधारित एक राज बनाएंगे। तो उसी का परिणाम आज समाचार पत्रों में आपने देखा हुआ होगा। सबसे बड़ा जो अस्पताल है अल शिफा, वहां पे बच्चों का जो इलाज होता है, वहां पे इजराइल के मिलिट्री टैंक जाके गोली चला रहा। हमारे देश की सरकार, हमारे देश की राष्ट्रीय आंदोलन हमेशा फिलिस्तीनी जनता के और उसके आजादी के लड़ाई के लिए आवाज उठाया। उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। ये हमारे देश की आजादी की लड़ाई दूसरे दुनिया भर में जो लड़ाई हो रहा है आजादी के लिए, उसके पक्ष ना लेते हुए, उसको समर्थन ना करते हुए हम हमारे देश की आजादी की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यही सोच से हमारा वो रुझान था। लेकिन हमने देखा कि हमारे देश की सरकार ये शुरू होने के बाद हमला फिलिस्तीन की जनता के बीच में वो टूट पड़े। क्यों? इजराइल बोल रहा है कि 7 अक्टूबर जो हुआ है वो आतंकी हमला। तो अगर पिछले 75 साल से फिलिस्तीनी लोगों के, फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जो गुजर रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं होता। फिलिस्तीन आज उसका कोई आजादी नहीं है, उसका सरकार नहीं है, उसका कोई फौज नहीं है, कोई सेना नहीं है। जब मर्जी आप बुलडोजर लाके उसको उजाड़ सकते हैं अपने घर से। अपने घर में एक हिसाब से वो रिफ्यूजी है। तो इस स्थिति उत्पन्न किया। ये सिर्फ हम नहीं, आज यूएन के संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है, उन्होंने भी बोला है कि 7 अक्टूबर का जो घटना है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं फिलिस्तीन जनता को जो सहन करना है उससे। तो अगर आजादी के लिए लड़ने वाले लोग अगर आतंकवादी हैं, तो हमारे जो पंजाब के, बंगाल के जो आजादी के लिए लड़ने वाले जो लोग थे, उनको भी अंग्रेज आतंकवादी करार देते थे। तो इसीलिए यह साफ है कि किसी के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी है, किसी के लिए वो आतंकवादी है। और साम्राज्य का राजनीति ये है। और आज वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कुछ नहीं है फिलिस्तीन के पास, लेकिन उसका अस्पताल खत्म कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। वहां पे एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, उसमें कोई ईंधन नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है।
कोई बाहर से जो लोग मदद करना चाहते हैं वो घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि इजराइल घेराबंदी करके रख दिया। तो इसीलिए हमारे देश, असल में ये लोग हमारे देश के आजादी के संघर्ष में भी कभी नहीं थे, और इसीलिए इस भूमिका इन्होंने ले रखा। और वो हमारे देश की आजादी के संघर्ष है, जो गदर आंदोलन की लड़ाई है, जो लाल झंडे के पूरे इतिहास में हमने जो हमेशा ये बात उठाया है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारी जो एकता है लोगों के अंदर, जो एकजुटता है, उसको हमें कायम करना है। इसके अलावा हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए फिलिस्तीन के आजादी के लड़ाई को बारे में गलत फहमी फैलाने के लिए ये शुरू किया है कि ये यहूदी और मुसलमानों के बीच में टकराव है। आजादी के सवाल जो मुख्य सवाल है, इसको ये पीछे धकेलना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर भी हम देख रहे हैं जो वसूल को लेके हमारे आजादी के संघर्ष हुई थी, गदर पार्टी, दूसरे लोग हमारे जो शहीद हुए हैं, जो अरमानों लेके, उससे हम पीछे हट रहे हैं। आज आजादी के मतलब जो आवाम रोटी रोजी के सवाल, रोजगार के सवाल है, जो चिकित्सा का सवाल है, इलाज का सवाल है, शिक्षा का अधिकार का सवाल है, जो आवास का सवाल है, जो बुनियादी चीजों को लेके हमारे देश की आजादी की लड़ाई हुई थी, उनका ये महसूस हुआ था कि ये सारे चीज हमें हासिल नहीं होगा जब तक हमारे देश को हम साम्राज्य से मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन आज हाँ, कहने के लिए तो हमारे देश आजाद है, लेकिन वो बुनियादी चीजों के लिए जो हमारी ख्वाहिशें वो अब तक पूरी नहीं हुई। इसीलिए आज ये सवाल उठता है कि वो वसूलों को हासिल करने के लिए, वो अरमानों को हासिल करने के लिए ये लड़ाई हमको जारी रखना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। और वो देश को और देश की आवाम को जिस तरह से बंटवारा करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहता है, उसके खिलाफ हमें जोरदार आवाज उठाना चाहिए। इसीलिए हम तमाम सारी जो वामपंथी प्रगतिशील जो लोग हैं, उनको लेके आज हमारे देश के अंदर देशभक्ति का मतलब क्या है, आजादी का मतलब क्या है, और लोगों का जो बुनियादी हक है, उसके जो लड़ाई के साथ इन चीजों को जोड़ते हुए हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। हम जो आजादी के 75वां सालगिरह हम मना रहे थे, उसी समय हमने ये तय किया था, पंजाब के अंदर हमारी देश की आजादी के लड़ाई के जो स्वर्णिम जो पन्ने हैं, उनको हम उजागर करके लोगों के बीच लेके जाएंगे। और आज वो आजादी के लड़ाई के वसूलों को, विरासत को जो तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं, उनको हम बेनकाब करेंगे। इसी एक कोशिश के हिस्से के तौर पे आज यहाँ पे ये आयोजन हुआ है। मेरे ख्याल में पंजाब के बहुत सारे जगह में बहुत सारे आंदोलन हुआ है, जिसका इतिहास को दोबारा आज के जो पीढ़ी के लोगों के पास उजागर करना उतना ही जरूरी है। तो आज जो शुरुआत हमने किया है, उस शुरुआत के तौर पे आने वाले दिनों में और भी इस तरह का प्रचार हम करेंगे, लोगों के बीच में ले जाएंगे और हमारी पुराना विरासत को हम दोबारा जागरूक करेंगे। इसी के साथ आप सब लोगों को इतने अच्छे संख्या में आप पहुंचे, आपको
मुबारकबाद देते हुए मैं अपना बात खत्म कर रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। प्रधान जी मंडल CPIM ਦੇ पोलिट ब्यूरो मैंबर साथी लोकपाल वासू जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਸੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਜੈਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CPI ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ CPIM ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਕਾਮੜ N ਸੰਕਰਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 102 ਸਾਲ ਸੀ और बड़ा लंबा समय तमिलनाडु की पार्टी के सूबा सकत्तर रहे, केंद्रीय कमेटी मैंबर रहे और नाल ही किसान सभा के प्रधान से जनरल सकत्तर भी रहे ऑल इंडिया। सो अज उन्होंने संस्कार होने कारण काम जैतरी होनी साढ़े विस्तार नहीं आ सकते। काम लोकपाल वासू होना भी प्रोग्राम कैंसल करा के इन्हों हाजिर कराने वास्ते पोलिट ब्यूरो वालों काम जैतरी उन्होंने मतलब यतन किया। इन्हों के भी अज रधेवे सन। सो अज जो असी समागम शहीद करतार सिंह सराभा ते उन्होंने नाल 6 होर साथियों सत्ता का श्रद्धांजलि समागम 108वां असी मनाउण जा रहे हैं CPIM की पंजाब राज कमेटी वालों। ये पहली बारी है कि साडी पहलकदमी नाल पंजाब सरकार अगे जिन्ने इश्तिहार दिंदी है कल्ले करतार सिंह सराभे की फोटो ना जारी करते हैं। तो इस बार ये मैं समझदा कि CPIM ने पहलकदमी करी, जिन्ने अखबारों च इश्तिहार दिते अज वो 27 शहीदों दी फोटो ला के इश्तिहार देना पिया पंजाब सरकार को भी। ये साडी पहलकदमी है CPIM की, क्योंकि एको दिन सेंट्रल लाहौर जेल दे विच जिहड़ी देश भगत यादगार कमेटी है वह भी ट्रस्टी हाँ। तो मैं ये कमेटी साडी ड्यूटी बनती सी, पर एक CPIM की पंजाब राज कमेटी ने फैसला किया कि इन्हां सदा उन्हां गदरी सूरबीरां की साझे तौर के उत्ते पंजाब पੱਧਰ का जिहड़ा समागम किया जाए उन्हां नूं श्रद्धा दे फुੱਲ भेंट करने वास्ते। अज जिथे असीं इन्हां दे नाल कावड़ N संकरैया श्रद्धा के फुੱਲ भेंट किए हैं जिहड़े 102 वरे दे, और उन्होंने भी आज़ादी के संग्राम में 8 साल कैद कटी। ग्रैजुएशन उन्होंने पूरी नहीं हो सकी, 8 वरे कैद से उन्होंने कावड़ N संकरैया दी। और कावड़ वासुदेव आचार्य जिहड़े 9 बार लोक सभा के मैंबर रहे पश्चिमी बंगाल तो, वो पिछले दिन ही साडे तो विछड़ गए। और लंबा समा पार्लीमेंट के अंदर पार्टी के ग्रुप के आगू भी रहे वासुदेव आचार्य जी, वो विस्तार नहीं मैं जाना चाहूँगा। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो स्थिति है उसके संबंध में काम लोकपाल वासू जी ने काफ़ी चर्चा तुहाडे नाल कीती है, मैं उसका दोहराव नहीं करना चाहता। आज देश के अंदर जिस तरह का वातावरण मोदी सरकार ने 2014 तो लैके 9.5 वरे तो ज़्यादा समा हो गया, तो इस समय के दौरान जेड़े वादे ते दावे करके मोदी सरकार 2014 च राज सत्ता च आई सी, उन्हां सारे वादियां नूं तलांजलि दिंदा होया मोदी सरकार ने कारपोरेटां वाल सरकार का जिहड़ा मूँह खोल दिता। जिन्ना पब्लिक सेक्टर है सरकारी सेक्टर है वो सारे नूं बेच दिता लगभग उन्होंने जिहड़े बड़े पूंजीपति ने। इसे करके CPIM ने ठीक निर्णय किया अपने पार्टी के महासम्मेलन के दौरान कि इस वेले देश अंदर
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰਕੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਖੇੜਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ CPIM ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ 2024 ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਹੋਰ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਕਿਉਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ CPIM ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ CPIM ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, MSP ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਈ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 2019 3 ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। 3 ਵਾਅਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ 370 ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਦਿਆ ਸਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ 370 ਤੇ 35 ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਗਗੋਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, 22 ਜਨਵਰੀ 2024। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ। 1 ਸਾਲ
ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 2 ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ CPIM ਦੇ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਸੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਭਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ CPIM ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 73% ਹਿੱਸਾ 100 ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਕੋਸੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਅਲ ਬਦਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਤੜਕੇ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ, ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਫੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਵਾਜ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਵਾਜ ਹੁਣ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 19 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ MLA ਕੋਲੇ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਪਤ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ,
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2.5 ਸਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਾਤੇ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸੌਖਾ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੰਭੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਬਗੈਰ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ।